मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पहले पढ़ चुके हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण काल, ऐतिहासिक काल, पौराणिक कालखंड, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, महाजनपद काल, सातवाहन वंश, हिंद यवन, सुक वंश, शक वंश, बोधि और मध्य कुषाण वंश, नाग वंश और आबिर वंश। अब हम आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं वकाटक वंश। वकाटकों का मूल निवास स्थान बुंदेलखंड था। पुराणों में वकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति 255 से 255 ईसा को विदिशा का शासक कहा गया। विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 340 ईसा ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसके समय में वकाटक राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। प्रवरसेन प्रथम के पौत्र गौतमी का पुत्र रुद्रसेन प्रथम 340 से 365 ईसा के राज्य में जबलपुर तथा बालाघाट जिले भी शामिल थे, जो उसके पूर्व अभियान में विजित किए गए। रुद्रसेन प्रथम की राजधानी नागपुर थी। उसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से किया था। प्रभावती के पुत्र प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को प्रवरपुर स्थानांतरित किया था। उसके शिलालेख बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में प्राप्त हुए। प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन को बस्तर के नल राजाओं के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा। नंदसेन का पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय था, जिसका शिलालेख बालाघाट जिले से प्राप्त हुआ है। गुप्त वंश। गुप्त वंश के सर्वाधिक पराक्रमी शासक समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 380 ईस्वी ने मध्य तथा दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान के समय सागर से प्रवेश कर दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर गया था। इस अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। इस विजय की स्मृति में उसने सागर जिले के ऐरन में एक स्मारक का निर्माण भी कराया। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से समुद्रगुप्त द्वारा पराजित अनेक जनजातियों के खारपरिक तथा सनकानिक का उल्लेख है। माना जाता है कि खारपरिक दमोह जिले के बटियागढ़ में पाए गए 2 शिलालेखों में उल्लेखित खारपरिकों के पूर्वज थे। परिवाज्रक नृपहस्तिन के ताम्र फलक पर उत्कीर्ण लेखों में ऐसे 18 वन राज्यों का उल्लेख है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। उनमें एक डभाल भी थी। डभाल की राजधानी त्रिपुरी थी, जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र था। सम्राट चंद्रगुप्त को अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ मालवा में एक लंबी अवधि के लिए रुकना पड़ा था। इस तथ्य की पुष्टि विदिशा के निकट उदयगिरी के वीरसेन शाप के गुफा अभिलेख से होती है। इस गुफा अभिलेख में कहा गया है कि वह शाप यहाँ पूर्वी मालवा आया। उसके साथ स्वयं राजा चंद्रगुप्त भी थे, जो संपूर्ण विश्व पर विजय पाने के अभिलाषी थे। वीरसेन शाप चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री तथा युद्ध व शांति विभाग का अधिकारी था। उसके अतिरिक्त सैन्य अधिकारी आमाका दर्व के सांची अभिलेख व चंद्रगुप्त के सामंत सनकानिक महाराज के उदयगिरी शिलालेख भी इस क्षेत्र में गुप्तों के आधिपत्य की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है। गुप्तकालीन काय नामक सिक्के विदिशा तथा साकोर से प्राप्त हुए हैं। दमोह जिले की हटा तहसील के ग्राम साकोर, रोंद तथा कुंडलपुर में विद्यमान गुप्त स्थापत्य शैली के विखंडित मंदिरों से यहाँ गुप्त राजाओं के आधिपत्य की पुष्टि होती है। साकोर में उत्खनन से 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिस पर 3 गुप्त राजाओं के नाम अंकित हैं। इनमें से 8 सिक्के समुद्रगुप्त के, 15 सिक्के चंद्रगुप्त के तथा 1 स्कंदगुप्त का है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल का मंदसौर दशपुर अभिलेख प्राप्त हुआ, जो पश्चिमी मालवा में स्थित है। इन्होंने दशपुर के एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। यह अभिलेख साहित्यिक संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था, जिसके तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उदयगिरी शिलालेख। रायसेन जिले में स्थित इस अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है।
सांची अभिलेख। सांची से प्राप्त इस अभिलेख में हरस्वामिनी द्वारा काकनाद बोट में स्थित यहाँ के आर्य संघ को धन का दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। तुमेन अभिलेख। गुना जिले में स्थित इस अभिलेख में राजा कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। एरण अभिलेख। यह अभिलेख सागर जिले में स्थित है। गुप्त काल में इसका नाम स्वभोग नगर था। एरण अभिलेखों हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। कुमारगुप्त के शासनकाल में भारतवर्ष पर हूणों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। स्कंदगुप्त ने हूणों के विरुद्ध अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उन्हें पराजित किया, परंतु हूणों के बार बार आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को आघात पहुंचा। यद्यपि बुद्धगुप्त 477 से 500 ईसा के एरण शिलालेख से ज्ञात होता है कि सागर क्षेत्र में गुप्त राज्य बना रहा। ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है कि हूण शासक मिहिर कुल ने मंदसौर जिले में एक सूर्य मंदिर बनवाया था, किंतु मिहिर काल की सफलता स्थायी नहीं रही। उसे मालवा के यशोधर्मा और मगध के नरसिंह गुप्त बालादित्य ने 530 ईसा के आसपास परास्त कर दिया था। इसके बाद मिहिर कुल का राज्य कश्मीर, गंधार और सिंधु नदी के पश्चिम के कुछ भागों तक सीमित रह गया। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में गुप्त शासकों से संबंधित अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबलपुर जिले में तिगवा का विष्णु मंदिर, बघेलखंड के नागौद में भूमरा का शिव मंदिर, अजयगढ़ का नाचना कुठार स्थित पार्वती मंदिर, सांची का बौद्ध मंदिर, नागौद के खोह ग्राम में शिव मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य बाघ गुफाओं से प्राप्त होते हैं। बाघ गुफाओं के चित्रों की तुलना अजंता गुफा के चित्रों से की जाती है। ओलीकर वंश। मालवा के ओलीकरों की एक शाखा से अपना राज्य दशपुर को मंदसौर को राजधानी बनाकर स्थापित किया था। इसके अभिलेख राजगढ़, नरसिंहपुर, चित्तौड़गढ़, छोटी सांदड़ी, मंदसौर, भानपुरा तथा भोपाल से प्राप्त हुए हैं। मालवा नाम देने का श्रेय ओलीकरों को दिया जाता है। इस वंश का प्रथम शासक नरवर्मन था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। मंदसौर से प्राप्त रेशम काटने वाले की एक श्रेणी गिल्ड के एक अभिलेख से प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम पश्चिमी मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। कुमारगुप्त प्रथम ने पश्चिमी मालवा को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि ओलिकर शासन बंधुवर्मन को अपने सामंतिक रूप में मालवा पर शासन करने का अधिकार दे दिया। इस वंश का प्रसिद्ध शासक यशोधर्मन था और मंदसौर से प्राप्त अभिलेखों में यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें उसे उत्तरी भारत के महान विजय सम्राट के रूप में निरूपित किया गया। 530 ईसा के लगभग जब मालवा पर हूणों और वकाटकों के आक्रमण के कारण अराजकता व्याप्त थी, तब यशोधर्मन ने स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। उस समय तोरमाण एवं मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने मालवा, सागर तथा एरण पर आक्रमण किए। सागर जिले के एरण में स्थापित एक विशालकाय वराह मूर्ति पर तोरण काल के शासन काल में अभिलेख उत्कीर्ण है। एरण से प्राप्त तांबे के सिक्कों से ज्ञात होता है कि तोरमाण ने महाराज की उपाधि धारण की थी। 515 ईस्वी में तोरमाण का पुत्र मिहिर कुल उसका उत्तराधिकारी बना, जिसका साम्राज्य कश्मीर से मालवा तक विस्तृत था। मिहिर कुल के शासन काल में ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख में गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित कर उसे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया था। ओलिंकर वंश के अन्य प्रमुख शासक जयवर्धन, सिंहवर्धन, नरवर्धन आदि थे। मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोधर्मन ने जनेंद्र, नरोधपति, राजा धीराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। 543 ईस्वी से पूर्व ही यशोधर्मन की मृत्यु हो गई और संभवतः परवर्ती गुप्त शासकों द्वारा उसके राज्य पर अधिकार कर लिया गया। परिवाज्रक और उच्चकल्प। बघेलखंड खोह ग्राम में 482 से 483 ईस्वी के ताम्रपत्र में परिवाज्रक महाराजाओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ के शासक परिवाज्रक महाराजा कहलाते थे, क्योंकि ये शाही परिवाज्रक राजश्री सुशर्मन के वंशज थे। इनकी राजधानी नागौद रियासत में थी। खोह के ताम्रपत्र में महाराज हस्ती का उल्लेख मिलता है, जो गुप्त नपराज भुक्तो लिखा होने से बुधपुत्र का सामंत प्रतीत होता है। बैतूल में मिले एक लेख में इस वंश की वंशावली दी गई है। परिवाज्रक नरेश हस्ती 475 से 517 ईस्वी तथा उसके पुत्र संक्षोभ 518 से 528 ईस्वी के
6 ताम्रपत्र मिले हैं। संक्षोभ का शासन डभाल, वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास के 18 गढ़ों पर था। परिव्राजक राज्यों से लगा हुआ उच्चकल्प शासकों का राज्य भी था, जिसकी राजधानी उच्चकल्प उचेहरा सतना थी। उचेहरा से 14 किलोमीटर दूर भूमरा में स्थित एक शिला स्तंभ इन दोनों राज्यों की सीमा थी। इस राजवंश से संबंधित 7 ताम्रपत्रों में ओधदेव, कुमारदेव, जयनाथ और सर्वनाथ नामक नरेशों का उल्लेख मिलता है। भूमरा शिलालेख के अनुसार सर्वनाथ महाराजा हस्ती परिव्राजक शासक का समकालीन था। उच्चकल्प शासक जयनाथ के अभिलेखों से उसके पूर्व शासक ओधदेव, कुमारदेव, जय स्वामिनी एवं व्याघ्रराज का पता चलता है। पांडुवंश परिव्राजक एवं उच्चकल्प के उत्तर पूर्व में एक अन्य राजवंश पांडु की जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश के राजा उदयीन का एक शिलालेख कलिंजर से प्राप्त हुआ, जो 5वीं शताब्दी के अंत में यहाँ शासन कर रहा था। रीवा रियासत में एक अन्य पांडु वंश मेकाल के पांडु का ताम्रपत्र ब्रह्मणी से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मणी से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख नरेश भरतबल के शासनकाल के दूसरे वर्ष में प्रचारित किया गया था, जो मेकाल के पांडुवंशी नरेशों के इतिहास के बारे में विवरण प्रदान करता है। इस ताम्रपत्र के अनुसार जयबल पांडुवंश का एक प्रथम शासक था। उसके पुत्र वत्सराज एवं पुत्रवधु द्रोण भट्टारिका से इस वंश के एक अन्य प्रमुख शासक महाराज नागबल का जन्म हुआ। इस ताम्रपत्र की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जयबल एवं वत्सराज के नामों के साथ किसी उपाधि अथवा पदवी का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि नागबल एवं भरतबल के नामों के साथ विभिन्न सम्मान सूचक एवं देवी उपाधियों पदम ब्राह्मण, पदम महेश्वर, पदम गुरु देवाधिदेव आदि का प्रयोग किया गया है। पांडुवंश के अन्य अभिलेख बूढ़ीखार, मलगा एवं मल्हार से प्राप्त हुए हैं। परवर्ती गुप्त एवं मोखरी वंश परवर्ती गुप्त वंश के शासक गुप्त सम्राटों के अधीन सामंत थे, जिन्होंने संभवतः 5वीं शताब्दी के मध्य स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अवसाद अभिलेख में इस वंश के कृष्ण गुप्त, हर्षगुप्त, जीवितागुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त और आदित्य सेन गुप्त आदि नरेशों के नाम उल्लेख किया गया है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में परवर्ती गुप्त राजवंश के महासेन गुप्त को मालवा नरेश कहा गया है। हालांकि महासेन गुप्त का शीघ्र ही मालवा पर अधिकार समाप्त हो गया था। वल्लभी के मेत्रक शिलादित्य प्रथम लगभग 600 ईसा ने पश्चिमी मालवा के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कान्यकुब्ज कन्नौज नगर में 6ठी सदी के मध्य मोखरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले से असीरगढ़ के किले से महाराजाधिराज सर्ववर्मन का एक ताम्र मोहर लेख प्राप्त हुआ है। कलिंजर बुंदेलखंड क्षेत्र पर मोखरियों के प्रत्यक्ष अधिकार या प्रभुत्व का प्रमाण भोजदेव का विक्रम संवत 893 दान पत्र है, जिसमें श्री सर्ववर्मा द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। कलचुरी और चालुक्य शासकों के आक्रमणों ने इनकी शक्ति में कमी और अंत में ये परवर्ती गुप्त सम्राट थानेश्वर के वर्धन सम्राटों के सामंत बनकर रह गए। महिष्मती शाखा महिष्मती का कलचुरी वंश अत्यंत प्राचीन था, जिसमें अनेक प्रतापी राजा हुए थे। इन्होंने अपना कलचुरी संवत 248 ईस्वी में स्थापित किया था। पुराणों में हे कलचुरी का उल्लेख मिलता है, जो कार्तिवीय अर्जुन के वंशज थे। इस वंश के केवल 3 शासकों के नाम ज्ञात हुए हैं। कृष्णराज लगभग 550 से 575 ईसा, उसका पुत्र शंकरगढ़ लगभग 575 से 600 ईसा तथा पौत्र बुद्धराज 600 ईसा। इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक कृष्णराज था। कृष्णराज के चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इन मुद्राओं पर एक ओर राजा की आकृति और दूसरी ओर नंदी की आकृति तथा ब्राह्मी अक्षरों में परम महेश्वर माता पिता पदानुधात श्री कृष्णराज लिखा हुआ है। शंकरगढ़ 576 से 600 ईसा का अधिपत्र नासिक जिले के अमोना से प्राप्त हुआ है, जो उज्जैन के विजय शिविर से जारी किया गया था। बुद्धराज शंकरगढ़ का पुत्र के समय में बतनगर नासिक जिले के चांदेर तालुक बड़नेर से में भूमिदान के उद्देश्य से विदिशा से बड़नेर अनुदान जारी किया गया था। त्रिपुरी शाखा
पामराज 675 से 700 ईसा ने डहाल में त्रिपुरी शाखा की स्थापना की, जिसका विस्तार गोमती नदी से नर्मदा नदी तक था। इसकी राजधानी त्रिपुरी जबलपुर थी। कलचुरी वंश का सुयोग एवं वास्तविक संस्थापक कोक्कल प्रथम 850 से 890 ईसा था। इसने कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज प्रथम से युद्ध किया था। कोक्कल प्रथम की पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण द्वितीय के साथ हुआ। इसके पश्चात उसका बड़ा पुत्र मुग्धतुंग त्रिपुरी का शासक नियुक्त हुआ। वह एक महान योद्धा था जिसने पूर्वी समुद्र के किनारे तक विजय प्राप्त की थी और दक्षिण कौशल के सोमवंशियों से पाली बिलासपुर जिला छीन लिया था। मुग्धतुंग के पश्चात बालहर्ष 910 से 915 ईस्वी एवं युवराज देव प्रथम इस वंश के शासक हुए। युवराज देव प्रथम 915 से 945 ईस्वी साहित्य का महान आश्रयदाता था। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी तथा काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर उसकी साहित्य मंडली के देदीप्यमान नक्षत्र थे। युवराज देव ने अपनी पटरानी नोहला की इच्छा अनुसार मतमयूर कुल के अनेक आश्चर्यों को आमंत्रित कर उनके लिए गुर्गी, जो रीवा जिले में, चंद्रहेरी, बिलहरी तथा अन्य स्थानों पर शिव के उत्कृष्ट मंदिरों एवं मठों का निर्माण करवाया। भेड़ाघाट में अपनी राजधानी के समीप ही उसने एक गोलाकार एवं खुले छत रहित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। इनके समीप स्थित मठ गोलकी मठ कहलाता है। उसकी रानी नोहला ने दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज प्रथम का एक बहुत ही योग्य एवं बुद्धिमान मंत्री भाग मिश्र था, जो विशाल भंजिका में वर्णित भगुरायण का ही दूसरा नाम है। युवराज देव प्रथम का एक अन्य मंत्री गोल्लक था, जिसका शिलालेख बांधवगढ़ में मिला है। उसने वहां चट्टानों पर विष्णु के अवतारों की प्रतिमाओं को उत्कीर्ण करवाया था। युवराज देव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र लक्ष्मण राज लगभग 945 से 47 ईसा सिंहासन पर बैठा। लक्ष्मण राज संभवतः पश्चिमी चालुक्य मूल राज का समकालीन था। कारी तलाई जबलपुर शिलालेख से पांड्य देश के उसके आक्रमण की पुष्टि मिलती है। लक्ष्मण राज ने बिलहरी मठ का जबलपुर मत्तमयूर शाखा के हृदय शिव नामक शिव गुरु को सौंप दिया था। उसने कारी तलाई मुड़वारा जिला कटनी के विष्णु मंदिर के लिए अनेक गांव दान दिए थे। लक्ष्मण राज ने अपनी कन्या बोंधा देवी का विवाह चालुक्य वंशीय विक्रमादित्य चतुर्थ से किया था। बोंधा देवी का पुत्र तेल्य द्वितीय था। उसने दक्षिण के राष्ट्रकूटों को पराजित कर वहां चालुक्य वंश की स्थापना की थी। लक्ष्मण राज के दोनों पुत्रों ने त्रिपुरी पर शासन किया। युवराज देव द्वितीय 980 से 990 ईसा के समय मालवा के राजा मुंज ने त्रिपुरी पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। इस युद्ध में अनेक कलचुरी सेनापति मारे गए तथा युवराज त्रिपुरी से भाग गया। मुंज के वापस जाने के उपरांत युवराज के सामंत युद्ध के समय युवराज द्वारा दिखाई गई कायरता से अत्यधिक आक्रोशित हुए और उन्हें पुनः सिंहासन पर ना बैठाया। उसके अल्प वयस्क पुत्र कोक्कल देव द्वितीय 990 से 1015 ईसा को राजा बना दिया गया। कोक्कल द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र गांगेय देव 1015 ईस्वी राजा बना, जिसने कलचुरी को पुनः शक्तिशाली बनाया। उसने भोज तथा राजेंद्र चोल के साथ एक राज्य संघ का गठन किया तथा चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय पर तीनों ओर से आक्रमण किया, परंतु यह आक्रमण असफल सिद्ध हुआ। इसके पश्चात गांगेय देव ने अपनी शक्ति पूर्व की ओर लगा दी तथा समुद्र तट के समीप कई स्थानों पर विजय प्राप्त की। इसी समय परमार वंश के राजा भोज से भी उसका युद्ध हुआ, जिससे भोज परास्त हुए और महोबा से प्राप्त एक चंदेल शिलालेख में गंगेय देव को विश्वजीत कहा गया। अलबरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में गंगेय देव का उल्लेख डाहल के शासक के रूप में किया, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। गंगेय देव ने लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए थे, जो कि चंदेलों, गहरवारों और तोमरों में लोकप्रिय थे। ये सिक्के सुदूर कश्मीर से तक उपयोग में लाए जाते हैं। गंगेय देव ने अपनी मृत्यु के समय अपना राज्य सिंहासन कर्णदेव को सौंपकर प्रयाग चला गया, जहां अक्षयवट के समीप उसकी मृत्यु हो गई। गांगेय देव का पुत्र लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव 1041 से 1072 ईसा कलचुरी राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा हुआ। कर्णदेव ने पश्चिम बंगाल के एक भाग को कुछ समय तक
अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। उसने दक्षिण के चोर, कुंतल, कनारा जिला, पांडव आदि शासकों को पराजित किया तथा मालवा के शासक राजा भोज को पराजित करने के लिए गुजरात के शासक भीम प्रथम से संधि की, परंतु स्वयं संधि का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल राजा कीर्तिवर्मन ने से जीत के उपलक्ष्य में उसने प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन का अभिनव करवाया था। कर्ण की निरंतर सैन्य उपलब्धियों के कारण उसे हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। विजयों से परिपूर्ण जीवन के अंतिम समय में कर्ण अनेक बार पराजित हुआ। ऐसा माना जाता है कि वह 5 राजाओं तथा यथा कीर्तिवर्मन, परमार उदयादित्य, पाल विग्रहपाल तृतीय, कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम तथा अनहिलवाड़ के चालुक्य भीम प्रथम से भी युद्ध में पराजित हुआ था। उसने अपना विवाह हूणवंशीय अल्लव देवी से किया था, जिसका पुत्र यश कर्णदेव था। कर्ण ने जीवित अवस्था में ही अपना राज्य यश कर्ण को सौंप दिया था। कर्ण वस्तुतः एक शक्तिशाली शासक, महान निर्माता तथा धर्म एवं साहित्य का आश्रयदाता था। कर्ण ने बनारस में कर्णमेरु नामक 12 खंड के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो शिव को अर्पित किया गया था। उसने जबलपुर के समीप अपने नाम पर कर्णावती नगर बसाया था। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कर्ण के द्वारा करवाया गया था। कर्ण के उत्तराधिकारी यश कर्ण द्वारा तेलंगाना लूट से प्राप्त संपत्ति को वहां के भीमेश्वर शिवालय को भेंट कर दिया गया। कन्नौज के गोविंद चंद ने इसके राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात कलचुरी शासक यशकर्ण का पुत्र गयकर्ण शासक बन गया। गयकर्ण के समय कलचुरी वंश शक्तिहीन हो गया। गयकर्ण का विवाह मेवाड़ के गुहिल वंशीय विजय सिंह की पुत्री अल्हड़ देवी से तथा मालवा नरेश उदयादित्य की पुत्री श्यामल देवी से हुआ था। गुहिल राजकुमारी से 2 पुत्र नरसिंह तथा जयसिंह हुए। उसके उत्तराधिकारी नरसिंह से संबंधित भेड़ाघाट शिलालेख के अनुसार अल्हड़ देवी द्वारा वेदनाथ नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसके साथ एक मठ, एक व्याख्यानशाला एवं उद्यान संलग्न है। नरसिंह के पश्चात उसका भाई जयसिंह देव गद्दी पर बैठा। उसने शासनकाल के अंत में जयसिंह को संभवतः चंदेल राजा परमादिदेव की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। जबलपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर गोसलपुर गांव जयसिंह की पत्नी रानी गोसल देवी के नाम पर बसाया गया था। कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। मलकापुरम शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासन 1240 ईस्वी तक प्रतिष्ठित रहा। धन्यवाद।